धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पहले अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय मुसलमानों पर होने वाले अत्याचार को लेकर पूछे गए सवाल का सही से जवाब न देने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुरी तरह गिर गए और फिर सवाल पूछने वाली मुस्लिम महिला को, जी हां, सवाल पूछने वाली मुस्लिम महिला पत्रकार सबरीना सिद्दीकी को ट्रोल कराने पर या यूं कहें कि ऑनलाइन प्रताड़ित कराने पर पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी की भूमिका पर सवाल खड़ा करने लगी। कहने लगी कि भारत ही नहीं, भारत के बाहर के मुसलमानों को भी नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार से जुड़े हुए लोग प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। अब ऐसे माहौल में आज मौका था खुद को मुसलमानों के करीब दिखाने का, खुद को मुसलमानों का हितैषी, हिमायती और शुभचिंतक दिखाने का। तो नरेंद्र मोदी ये मौका क्यों छोड़ते? तो उन्होंने यूसीसी पर बात की, उन्होंने पसमानदा मुसलमान पर बात की, उन्होंने ट्रिपल तलाक पर बात की। भोपाल में आयोजित किया गया एक प्रोग्राम जिसका नाम रखा गया मेरा बूथ सबसे मजबूत। इस प्रोग्राम में अपने कार्यकर्ताओं के सवालों के जवाब लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आप को मुसलमानों का बड़ा शुभचिंतक दिखाने का प्रयास किया है, लेकिन अभी भी उनकी भूमिका पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। उनके जिस तरीके के बॉल वचन सामने आए हैं उसी से कई सारे सवालों ने जन्म ले लिया है और लोग कह रहे हैं कि चाल, चरित्र और चेहरा कुछ और है और दिखा और बता कुछ और रहे हैं। कैसे पूरे घटनाक्रम को देखा और समझा जा सकता है, बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी का आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले एक दिलचस्प तस्वीर देख और सुन लीजिए। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को मेरा शत शत नमन। मैं हेतल जानी गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले से बोल रही हूँ। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कई दल एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कई दल एकजुट होकर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और अलग अलग सोच वाली और एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाली पार्टियां भी आज एकजुट होकर दिखावा कर रही है, नाटक कर रही है। तो आप इसे कैसे देखते हैं? मुझे लगता है आपको भारी गुस्सा है ऐसे लोगों पर। सुन लिया आपने, ये महिला गुजराती है, यानी ये गुजराती भाषा में अच्छे से सवाल पूछ सकती थी। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजराती है, लेकिन गुजराती महिला से हिंदी में पढ़वाया गया। अब वो बार बार पढ़ नहीं पा रही है, बार बार रुक जा रही है। आप समझ सकते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको हिंदी में ही जवाब दे के ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो काफ़ी गुस्से में हैं। आप समझ गए होंगे उसने सवाल क्या पूछा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या जवाब देने वाले थे। लेकिन आप इस सवाल के और इस जवाब के जरिए ये समझ सकते हैं कि सब कुछ सुनियोजित ढंग से किया गया था हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों को सुनाने के लिए। आप जानते हैं इस साल के आखिर में चुनाव होने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में, चुनाव होने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में और चुनाव होने जा रहे हैं राजस्थान में। तो ऐसे में हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों को सुनवाने के लिए गुजराती महिला से भी हिंदी में पढ़वाया गया। अब इसके आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बढ़ते हैं और सबसे पहले बात शुरू करते हैं ट्रिपल तलाक पर। सुन लीजिए उन्हीं की ज़बानी। और देखिए, दुनिया के अनेक मुस्लिम बहुल्य देश, इसका इस्लाम से संबंध होता तो दुनिया का कोई मुस्लिम देश 3 तलाक खत्म नहीं करता। मुस्लिम बहुल्य देश जहां पूरी तरह इस्लाम राज्य है, वहां भी 3 तलाक बंद कर दिया है। मैं परसों इजिप्ट में था, मिस्र में था। मिस्र में, इजिप्ट में 90% से ज्यादा सुन्नी मुसलमान समाज है और इजिप्ट में आज से 80-90 साल पहले 3 तलाक की प्रथा को समाप्त कर दिया। हमसे 90 साल पहले। अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता भाई? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो इंडोनेशिया में क्यों नहीं होता? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो कतर, जॉर्डन, सीरिया, बांग्लादेश, ये तो सारे मुस्लिम बस्ती वाले देश हैं।
वहां पर उनको बंद क्यों कर दिया? मैं समझता हूं कि मुसलमान बेटियों पर 3 तलाक का फंदा लटका कर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छूट चाहते हैं। यही लोग 3 तलाक का समर्थन भी करते हैं और मैं जानता हूं कि इसलिए ही मेरी मुस्लिम बहनें, बेटियां, मैं जब भी जहां जाता हूं वो भाजपा के साथ खड़ी रहती है, मोदी के साथ खड़ी रहती है। सुन लिया आपने, क्योंकि इनकी महिला कार्यकर्ता ने सवाल पूछा कि ट्रिपल तलाक पर जब आप कानून लाए थे तब भी हल्ला मचाया जा रहा था, यूसीसी पर जब आप कानून लाए हैं तब भी हल्ला मचाया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री से सवाल पूछा गया ट्रिपल तलाक और यूसीसी को लेकर, लेकिन प्रधानमंत्री बताने लगे पसमानदा मुसलमानों के बारे में भी, उनकी हालात के बारे में भी। वो आपके सामने बाद में रखूंगा, पहले सुन लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी को लेकर क्या कहा। साथियों, भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग एक परिवार में 2 तरीके के कानून कैसे चल सकते हैं? तो जब वहां नहीं चल सकते तो देश में कैसे चल सकते हैं? ये वो सरकार है जिसके बारे में मैं ये कटिंग आपके सामने रख रहा हूं। 2018 की ये कटिंग है। इसी सरकार का विधि आयोग, जिसकी जिम्मेदारी है कानून बनाने की, वो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहता है कि साहब कानून बनाने की जरूरत नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन अब 2024 का चुनाव आ रहा है, नफरत फैलाने के लिए कुछ चाहिए, तो विधि आयोग को फिर से कह दिया गया है कि भैया यूसीसी की तैयारी करो। उससे पहले आपने देखा होगा कि यूसीसी को लेकर कभी गुजरात, कभी उत्तराखंड और कभी हिमाचल प्रदेश में अलग से कानून बनाने की बातें की गई थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ट्रिपल तलाक पर बोल चुके थे, यूसीसी पर बोल चुके थे, तो उन्हें लगा कि मुसलमानों के और करीब दिखना चाहिए, तो उन्होंने मुसलमानों को विभाजित करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा पसमानदा मुसलमानों के ऊपर मुसलमानों के एक वर्ग विशेष ने, यानी कि मुसलमानों के अपर क्लास ने बहुत बड़ा अत्याचार किया है, उनको अछूत बनाकर रखा है, उनको नीचा दिखाते रहे हैं। सुन लीजिए प्रधानमंत्री कैसे दर्द बयान कर रहे हैं पसमानदा मुसलमान का। फिर सवालों से आपको रूबरू कराऊंगा। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। अगर आप हमारे मुसलमान भाई बहनों की तरफ देखोगे, और मैं देखता हूं कि जो हमारे
पसमानदा मुसलमान भाई बहन है, ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमानदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमानदा मुसलमान है उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता, उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। इसी समाज में मैं मुसलमान समाज की बात कर रहा हूं। मुसलमान भाइयों में जो हमारे पसमानदा भाई बहन हैं, जो पिछड़े हुए हैं, मैं उनकी बात करता हूं। पसमानदा मुसलमान मोची होते हैं, भिस्ती होते हैं, जोगी होते हैं, लाल बेंगी होते हैं, भटियारा होते हैं, मिरासी होते हैं, डफाली होते हैं, मुकेरी होते हैं, मदारी होते हैं, जुलाहा होते हैं, लंबाई होते हैं, बेदा होते हैं, बामणिया भी होते हैं, छिया होते हैं, लहरी होते हैं, हल्दर होते हैं, सिकदर होते हैं, कितनी ही जातियां। ये सब इतने पिछड़े रहे हैं, इनके साथ इतना भेदभाव हुआ है। भाइयों बहनों, इस भेदभाव का नुकसान उनकी कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा, लेकिन भाजपा देश के हर नागरिक के लिए सबका साथ सबका विकास की भावना से काम कर रही है। सुन लिया आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कितना दर्द छलक रहा है उनके मन के अंदर, कितनी पीड़ा है उनके अंदर पसमानदा मुसलमानों को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, जो पशुपालन करते हैं पूरे मेवात के इलाके में, वो अशराफ मुसलमान नहीं है, वो अपर क्लास मुसलमान नहीं है, वो पसमानदा मुसलमान है। कैसे इनकी सरकारों के दौरान लिंचिंग करके उनको मारा जा रहा है। कल ही की खबर है कि आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के नासिक में कैसे 2 लड़कों को उठाया गया, भगवा गैंग की भीड़ के जरिए उनको मारा पीटा गया, एक की हत्या कर दी गई, एक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। दोनों पसमानदा मुसलमान हैं। हिमाचल प्रदेश में जिस लड़के पर आरोप लगाया गया लव जिहाद का, और फिर इसके बाद वहां से मुसलमानों को कहा गया कि दुकानें खाली करके भाग जाएं और उत्तराखंड को छोड़ दें, वो तमाम के तमाम पसमानदा मुसलमान हैं। जो सब कुछ चल रहा है हिमाचल प्रदेश में, वो भी पसमानदा मुसलमानों के साथ ही किया जा रहा है। पसमानदा यानी कि पिछड़े मुसलमान, जिन्हें आप ओबीसी मुसलमान कह सकते हैं। आरक्षण तो देंगे नहीं है उनको, लेकिन पसमानदा और अपर क्लास के नाम पर मुसलमानों को विभाजित करके उनका वोट हथियाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं के इतने हितैषी दिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो सोचिएगा जो ज़किया जाफरी है, क्या वो मुस्लिम बेटी नहीं है? क्या बिल्किस बानो मुस्लिम बेटी नहीं है? क्या मुस्लिम बहन नहीं है? इसके अलावा जो नजीब की मां है, आज तक उनका बेटा नहीं मिला है। कैसे भगवा गैंग ने उस लड़के को जेएनयू यूनिवर्सिटी से गायब कर दिया, आज तक सीबीआई भी पता नहीं लगा पाई। एक लंबी चौड़ी फहरिस्तें आपके सामने रखूंगा। अतीक अहमद, जिसको कैसे पुलिस कस्टडी में जो पूर्व सांसद थे, उनका भाई जो पूर्व विधायक था, मौत के घाट उतरवा दिया गया, और उनकी पत्नी को कैसे लेडी डॉन और न जाने क्या क्या बताया जा रहा है। इसके अलावा एक लंबी फहरिस्त है जो आजम खां की पत्नी है, कैसे वो सीतापुर की जेल में रहते हुए गिरकर घायल हो जाती हैं और उनको एक लंबे समय तक जेल में रहना पड़ता है। क्या वो मुस्लिम बहनें नहीं थी? लेकिन वहां मुस्लिम बहनें नजर आती हैं जहां पे मुसलमानों में इनको विभाजन करना है। तो एक तीर से 2 काम किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जो इंटरनेशनली इमेज खराब हुई थी मुसलमानों को लेकर, मुस्लिम महिला के पत्रकार के सवाल पूछने पर, उसको धोने का प्रयास किया है। दूसरी कोशिश ये की है कि आने वाले चुनाव में खुद को मुसलमानों का हितैषी, हिमायती दिखाने का जो आडंबर हमेशा से रचा जाता है। इनकी सरकार में जो मंत्री था मुख्तार अब्बास नकवी, वो मुस्लिम था, उसको हटा दिया गया। इनका कोई सांसद मुस्लिम नहीं है, और ये कहते हैं कि हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि मुसलमानों को कपड़े से पहचानो। ये वो लोग हैं जो कब्रिस्तान शमशान की बात करते हैं। ये वो लोग हैं जो 80 और 20 की बात करते हैं। लेकिन चाल
चरित्र और चेहरा है कुछ और पर कुछ और दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ के पांव नहीं होते। एक रिपोर्ट थी, मुझे लगा कि आपको रूबरू करा दें। अच्छी बुरी जो भी लगी हो कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।